इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपीआई एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एपीआई को देखने से पहले आपको पता होना चाहिए एपीआई होता क्या है। जब आप जोमेटो या स्विगी जैसे ऐप से कुछ भी ऑर्डर करते हो और अगर आप अपने पसंद का फूड सर्च करते हो तो आपको बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बिरयानी सर्च करा तो आपको अलग अलग बिरयानी के ऑप्शंस दिखते हैं। तो कहाँ से वो जोमेटो का ऐप आपके पास वो ऑप्शंस लेके आता है? वो आपके फोन पे तो स्टोर्ड नहीं है। वो फ्रंट एंड यानी आपका ऐप उस बैक एंड उस सर्वर से बात करके लेके आता है आपके लिए इंफॉर्मेशन। एंड क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो मिडिल मैन का काम करता है वो होता है एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस। नाम से ही पता चल रहा है वो एक इंटरफेस है यानी एक मिडिल मैन। सेम होटल में भी यही होता है। जब तुम किसी होटल में जाते हो खाना खाने तो तुम डायरेक्टली जाकर शेफ से तो बात नहीं करते हो कि मेरे को प्लीज बिरयानी बना कर दे दो। आप एक वेटर को ऑर्डर देते हो आप क्या खाना चाहते हो एंड वो वेटर जाकर आपके ऑर्डर्ड आइटम्स को शेफ तक पहुंचाता है। यहाँ पर जो वेटर है यानी जो मिडिल मैन है वही काम एपीआई भी करता है। सारे एपीआई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप सोच भी नहीं सकते उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसा होता है। सबसे पहले सबसे फेमस से शुरू करते हैं, वो है रेस्ट एपीआई। अगर आप एक डेवलपर हो या आप कॉलेज में भी हो तो कभी ना कभी या तो रेस्ट एपीआई का नाम आपने सुना होगा या आपने उसे यूज किया होगा क्योंकि ये बहुत फेमस है एंड इट इज वाइडली यूज्ड। रेस्ट की फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। रेस्ट एपीआई भी वही काम करता है जो कि एक एपीआई करता है यानी मिडिलमैन का। लेकिन इधर दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक यूआरएल और दूसरा मेथड। यूआरएल बताता है कि कहाँ पर है सर्वर की लोकेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल जब आपने जोमेटो पे बिरयानी सर्च करा, आई नो भूख लग रही है तुम लोग को बट बेयर विद मी जब आपने जोमेटो पे बिरयानी सर्च करा तो इंटरनली एक यूआरएल पर बिरयानी के सर्च रिजल्ट स्टोर होंगे। वो सर्वर है कहाँ, वो कौन सा सर्वर है, ये एंड पॉइंट है वो यूआरएल। और उसके बाद मेथड कि आप क्या करना चाहते हो, किस तरीके का एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल ये एक आपके सामने यूआरएल है। ये यूआरएल रैंडम नहीं होता। इस यूआरएल में हर कंपोनेंट का एक मतलब होता है। ये जो स्टार्टिंग का कंपोनेंट देख रहे हो ये सर्वर का एड्रेस है, उसके बाद वर्जन, उसके बाद रिसोर्स आईडी, सब रिसोर्सेज। आप यहाँ पर बहुत कुछ भेज सकते हो क्वेरी पैरामीटर्स के थ्रू। 5 तरीके के मेन एचटीटीपी मेथड्स होते हैं। ये एपीआई एचटीटीपी यूज करता है। एचटीटीपी 1 का मतलब है कि मल्टी डायमेंशनल कम्युनिकेशन नहीं होने वाली। इसका मतलब होता है आप एक टाइम पर एक ही रिक्वेस्ट भेज सकते हो। मेजरली 4 तरीके के मेथड्स होते हैं जो आप यहाँ यूज करते हो। आप गेट मेथड यूज करते हो अगर आपको डेटा चाहिए होता है। आप पोस्ट मेथड यूज करते हो जब आपको नया डेटा बनाना होता है। आप पुट मेथड यूज करते हो जब आपको एग्जिस्टिंग डेटा रिप्लेस करना होता है या एग्जिस्टिंग डेटा में चेंज करना होता है। एंड आप डिलीट यूज करते हो जब आपको कोई भी चीज हटानी होती है, रिमूव करनी होती है, डिलीट करनी होती है। लेकिन यूआरएल और मेथड समझना ही सब कुछ नहीं होता। हर रेस्ट एपीआई के अंदर 2 चीजें और होती हैं और वो है हेडर्स और बॉडी। हेडर्स में आप भेजते हो कंटेंट टाइप जैसी चीजें या ऑथराइजेशन जैसी चीजें। कंटेंट टाइप का मतलब होता है कि किस तरीके का आप डेटा या रिक्वेस्ट भेजने वाले हो। एपीआई के अंदर भी सिंपली रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स चलता है। अगर क्लाइंट डेटा मांग रहा है तो वो रिक्वेस्ट करेगा और अगर सर्वर डेटा भेज रहा है तो वो रिस्पॉन्स होगा। नॉर्मली इंग्लिश टर्म्स में भी इनका यही मतलब होता है। तो जब आप एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो, जिस तरीके की रिक्वेस्ट आप भेज रहे हो, जेसन फॉर्मेट में अगर आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो आप कंटेंट टाइप को application/JSON लिख रहे होते हो। और ऑथराइजेशन में आप ये बताते हो कि आप कौन हो, आप अपनी आइडेंटिटी बताते हो और ज्यादातर ये बेयरर टोकन से होती है। एंड ऑफ कोर्स ये एक अलग टॉपिक है। अगर आप चाहते हो ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन पर ऐसी ही एक क्विक वीडियो आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड बॉडी में होती है वो एक्चुअल रिक्वेस्ट जो आप भेज रहे हो एपीआई के थ्रू। तो रेस्ट एपीआई का एक कंप्लीट फ्लो देख लेते हैं। जब आप जोमेटो पर बिरयानी सर्च करते हो तो ऐप को आपको दिखाने के लिए डेटा चाहिए होता है बिरयानी स्टोर्स का अलग अलग। तो ऐप बैकएंड को गेट रिक्वेस्ट भेजता है कुछ इस तरीके से और साथ के साथ हेडर्स में ऑथराइजेशन भी भेज रहा होता है। और जो सर्वर है पहले वो आपकी रिक्वेस्ट का ऑथराइजेशन चेक करेगा कि आपने जो आइडेंटिटी बताई है आप वही हो ना। एंड उसके बाद जो आपने पूछा है वो डेटाबेस से लेकर आकर एक रिस्पॉन्स बनाएगा एंड आपको एक रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में कुछ ऐसा भेज देगा। अगले टाइप की एपीआई है ग्राफ क्यूएल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये रेस्ट एपीआई से काफी अलग है। इमेजिन करो कि तुम एक कंपनी के डेटाबेस में एम्प्लॉइज का डेटा मैनेज करते हो एंड वहां पर तुम्हें सिर्फ एक एम्प्लॉय का नेम और फोटो चाहिए। लेकिन जो रेस्ट में तुमने एपीआई लिखी है वो सारी इंफॉर्मेशन एक साथ रिटर्न करती है, नेम, फोटो, एज, आईडी, वेयर दैट एम्प्लॉय इज वर्किंग, ब्रांच एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन तुम्हें सिर्फ नेम और फोटो चाहिए और तुम्हें उस रिस्पॉन्स में से मे बी फिल्टर आउट करना पड़े।
या फिर अगर तुम्हें नेम और फोटो के साथ साथ उस इंसान की सैलरी भी चाहिए तो तुम्हें एक अलग से एपीआई बनानी पड़ेगी। 3 अलग अलग एपीआई, लेकिन GraphQL में तुम्हें सिर्फ एक एंड पॉइंट चाहिए और तुम ये सब कुछ ले सकते हो एक सिंगल एंड पॉइंट से। डिफरेंस सिर्फ ये है कि तुम जो क्वेरी भेजते हो बॉडी में, तुम एग्जैक्टली बताते हो कि तुम्हें चाहिए क्या उस पूरे डेटा में से, और GraphQL तुम्हें वो फिल्टर्ड डेटा देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उसी एग्जाम्पल से चले कि तुम्हें एम्प्लॉय का डेटा चाहिए तो तुम्हें REST API में गेट मेथड को यूज करके यूजर डालना होगा एंड देन उस एम्प्लॉय की जॉब आईडी, एंड तुम्हें उस एम्प्लॉय के बारे में सारा डेटा मिल जाएगा, पर तुम्हें सिर्फ नेम और फोटो चाहिए था। पर GraphQL में तुम मेंशन करोगे एक्सप्लिसिटली कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया है, एंड रिस्पॉन्स में भी तुम्हें एग्जैक्टली वही क्वेरी डेटा मिलेगा, वही फिल्टर्ड डेटा मिलेगा। GraphQL में मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं, क्वेरी, म्यूटेशन एंड सब्सक्रिप्शन। क्वेरी गेट मेथड की तरह काम करता है जब तुम्हें डेटा फेच करना हो। म्यूटेशन पोस्ट, पुट और डिलीट की तरह काम करता है जब तुम्हें डेटा चेंज करना हो। और सब्सक्रिप्शन वेब सॉकेट की तरह, जहां पर रियल टाइम में तुम्हें नया डेटा लेना हो। अब जो नेक्स्ट एपीआई के बारे में तुम्हें बता रही हूँ, वो एपीआई इतना बढ़िया इन्वेंशन है कि तुम पागल हो जाओगे। व्हाट्सएप पर तुम मैसेजेस सेंड करते हो और तुम्हें ऑलमोस्ट इंस्टेंटली वो मैसेज अपने व्हाट्सएप पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख जाता है। इतनी स्पीड से क्या कोई रेस्ट एपीआई ये काम कर रही है? द आंसर इज नो। क्योंकि रेस्ट में जब तुम सर्वर से पूछते हो कि कोई नया डेटा है क्या, तभी तुम्हें सर्वर डेटा रिटर्न करता है। अब हर सेकंड अगर तुम्हारे व्हाट्सएप का क्लाइंट सर्वर से बार बार मैसेज पूछे कि कोई नया मैसेज आया है क्या, कोई नया मैसेज आया है क्या, तो सोचो कितने कॉल्स होंगे। सोचो 1 मिलियन यूजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हाट्सएप पे हर सेकंड यही कॉल्स बना रहे हैं। सर्वर ये लोड कभी ले ही नहीं पाएगा। एंड यहाँ पर आता है वेब सॉकेट। वेब सॉकेट HTTP से ही शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर आता है एक मैजिक। ब्राउजर एक नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट भेजता है, लेकिन एक स्पेशल हेडर के साथ। अपग्रेड वेब सॉकेट कनेक्शन, अपग्रेड सेट वेब सॉकेट की, एंड ऐसी एक की होती है। अब इस तरीके से हम रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं, और जब स्टेप 2 में सर्वर एग्री कर लेता है तो वो भी ऐसा ही रिस्पॉन्स भेजता है जैसा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। HTTP 1.1.101 स्विचिंग प्रोटोकॉल्स, अपग्रेड वेब सॉकेट। अब HTTP जा चुका है और वेब सॉकेट इज लाइव। वेब सॉकेट एक कनेक्शन बना देता है क्लाइंट और सर्वर के बीच, एक कंटिन्यूअस कनेक्शन, जहां पर ना तो रिक्वेस्ट भेजनी होती है ना रिस्पॉन्स। दोनों ही साइड्स किसी भी वक्त अब मैसेजेस आराम से भेज सकती हैं। वेब सॉकेट के 4 डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, और अगर आपने गलत स्टेट पर मैसेज भेजा तो सर्वर क्रैश हो सकता है। कनेक्टिंग, ओपन, क्लोजिंग, क्लोज्ड। कनेक्टिंग की वैल्यू होती है 0 और इसका मतलब होता है हैंडशेक चल रहा है। ओपन की वैल्यू होती है 1 एंड इट्स लाइक वेब सॉकेट ऑन है, आप मैसेजेस सेंड और रिसीव कर सकते हो। क्लोजिंग की वैल्यू होती है 2 और उसका मतलब होता है कि कनेक्शन बंद हो रहा है, एंड क्लोज्ड की वैल्यू होती है 3 और उसका मतलब है कनेक्शन खत्म हो चुका है। अब जो नेक्स्ट तरीके की एपीआई है उसे सुनकर तुम्हें बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये है वेब हुक्स। ये बिल्कुल ऑपोजिट है रेस्ट एपीआई के। रेस्ट एपीआई में एक क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट मांगता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट नहीं मांग रहा होता। फॉर एग्जाम्पल, तुमने अपनी वेबसाइट को Razorpay से पेमेंट्स के लिए कनेक्शन दे रखा है। अगर तुम रेस्ट एपीआई यूज करोगे तो तुम्हारा क्लाइंट बार बार Razorpay के सर्वर से पूछेगा कि पेमेंट हुई या नहीं हुई, हुई या नहीं हुई, बार बार रिक्वेस्ट भेजता रहेगा। लेकिन वेब हुक्स के टाइम ये नहीं होता। Razorpay को एक URL आपने दिया होता है, जब भी पेमेंट हो इस URL पर पोस्ट भेजो, दैट्स इट। और जैसे ही पेमेंट हो जाती है Razorpay ऑटोमेटिकली उस URL को कॉल कर देता है, सारा झंझट ही खत्म। यहीं पर एक इंटरेस्टिंग चीज आती है कि अगर एक URL ही है तो कोई भी उस URL को हिट कर रिक्वेस्ट भेज देगा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Razorpay जब वेबहुक को यूज करके आपके URL से कुछ पोस्ट करता है तो वो साथ में एक सिग्नेचर भी भेजता है, एक हैश, जो प्रूव करता है कि ये रिक्वेस्ट जेन्युइनली Razorpay ने ही भेजी है। और जो तुम्हारा ऐप है वो पहले उस हैश को देखकर ये वेरीफाई करता है कि ये लेजिट Razorpay से आया है या नहीं। अगला है gRPC, एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जिन्हें बहुत साल हो गए हैं इंडस्ट्री में, उन्हें भी इसका ढंग से मतलब नहीं पता होता। बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस में ना सिर्फ एक सर्विस नहीं होती, बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज आपस में कनेक्टेड होती हैं। जैसे Zomato में ही कितनी सारी डिफरेंट सर्विसेज होने वाली है और उन सबको आपस में बात करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर सर्विस, पेमेंट सर्विस, नोटिफिकेशन सर्विस, सब एक दूसरे को हर मिली सेकेंड में कॉल्स भेज रहे होते हैं। अगर इस काम के लिए आप रेस्ट यूज करोगे तो बार बार JSON को भेजना पड़ेगा, जिसको पार्स करना एक्सपेंसिव होता है। लेकिन gRPC
यूज करता है बाइनरी, जो कि 5 to 7 टाइम्स फास्ट होता है। गूगल ने इसको बनाया था अपने इंटरनल सर्विसेज के लिए, लेकिन आज इसे पूरी दुनिया यूज करती है। अगर आपकी रेस्ट कॉल कुछ ऐसी होती है तो gRPC का बाइनरी कुछ ऐसा होता है। इसको प्रोटोबफ कहा जाता है। ये स्मॉलर होता है, फास्टर होता है और स्ट्रिक्टली टाइप्ड भी होता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये भी नहीं है। सबसे डेंजरस बात अब शुरू होने वाली है gRPC के बारे में। gRPC 4 टाइप के कॉल्स यूज करता है: यूनरी, सर्वर स्ट्रीमिंग, क्लाइंट स्ट्रीमिंग एंड बाय डायरेक्शनल। यूनरी का मतलब है एक रिक्वेस्ट के बदले एक रिस्पॉन्स, लेकिन सर्वर स्ट्रीमिंग का मतलब है एक रिक्वेस्ट के बदले बहुत सारे रिस्पॉन्सेज, जैसे कि लाइव ऑर्डर ट्रैकिंग। इसका एक बहुत अच्छा यूज केस है। क्लाइंट स्ट्रीमिंग में मेनी रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं और एक रिस्पॉन्स मिलता है। फॉर एग्जांपल, जब आप फाइल अपलोड कर रहे होते हो चंक्स में। और बाय डायरेक्शनल में मेनी रिक्वेस्ट के मेनी रिस्पॉन्सेज आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये HTTP2 यूज करता है, यानी मल्टीप्लेक्सिंग। HTTP2 में एक ही कनेक्शन पे बहुत सारे हजारों रिक्वेस्ट भेजे जा सकते हैं। इसे बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। इसलिए gRPC सब माइक्रो सर्विसेज में मोस्टली यूज हो रहा होता है। अब अगले टाइप का API ऐसा है जो शायद तुमने कभी यूज नहीं करा और शायद कभी उसके बारे में सुना भी नहीं, एंड दैट इज SOAP API। SOAP बना था लेट 1990s में, 1998 के आसपास, एंड SOAP को बहुत आउटडेटेड मानते हैं कई लोग। SOAP एक स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रिक्ट API टाइप है, क्योंकि ये XML में बात करता है। ये हद से ज्यादा सिक्योर है, रिलायबल है। आज भी बहुत सारे बैंक्स इस API को यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत सिक्योर है। हर SOAP मैसेज एक लेटर की तरह होता है। कुछ इस तरीके से एक SOAP का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आप एनवेलप देख सकते हो, हेडर देख सकते हो, ऑथ ऐसे भेजा जा रहा है एंड डेटा भी ऐसे ही भेजा जा रहा है। सबसे ज्यादा सिक्योर SOAP इसलिए है क्योंकि इसमें WS सिक्योरिटी है, और WS सिक्योरिटी 3 चीजें देता है: ऑथेंटिकेशन, डिजिटल सिग्नेचर एंड इंक्रिप्शन। तीनों चीजें एक साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप इंडियन IT सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं कि AI की वजह से इंडियन IT सर्विसेज में क्या हो रहा है और इंडियन IT सर्विसेज आई कहां से, एंड आपको अभी क्या करना चाहिए एक अच्छी जॉब लेने के लिए, कहां पर इंडियन IT सर्विसेज में या GCCs में कहां पर आपके लिए नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी लाई करती है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो मैंने आपके लिए एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है। मैं यहाँ लिंक कर देती हूँ एंड अब वहीं मिलती हूँ आपसे। बाय।